हेलो स्टूडेंट्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बायोलॉजी का जो नया टॉपिक है जिसका नाम है मानव श्वसन तंत्र। ये कितना अच्छा डायग्राम है, ये बिल्कुल मैंने बनाया है ये डायग्राम, और बिल्कुल डायग्राम से समझाऊंगा। पिछली वीडियो में पाचन तंत्र जो मैंने समझाया था, जिन्होंने नहीं देखा है जल्दी से जाइए और देखिए उसको। बहुत ही अच्छी वीडियो है, 40-45 मिनट की है। और मैं कल भी बोला था, मैंने क्या बोला था कि एक टॉपिक को मैं एक वीडियो में ही कंप्लीट करवाऊंगा, जिससे कि आपको बार बार भटकना ना पड़े। कंप्लीट पाचन तंत्र पिछली वीडियो में था, कंप्लीट श्वसन तंत्र इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जोड़िए और दोस्तों को अपने साथ, जिससे कि एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन पहुंच सके। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि मैं यहाँ पर समझाऊंगा। अगर आपके समझ में नहीं आए तो कमेंट करके चले जाना कि सर समझ में नहीं आया। इतना मैं बता सकता हूँ, इतना अच्छा डायग्राम बनाया है मैंने, तो डायग्राम से समझाऊंगा कैसे प्रोसेस होती है, कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, सारी चीज़ें। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। शुरू से स्टार्ट करते हैं हम एक एक चीज़ से। मानव श्वसन तंत्र। अब ये रेस्पिरेशन होता क्या है? श्वसन, भोजन का ऑक्सीकरण करके जीवों को ऊर्जा प्रदान करना। ऊर्जा के साथ हम इसमें ऊष्मा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा भी मिलती है, ऊर्जा मतलब एनर्जी भी मिलती है, और ऊष्मा हीट हीट भी हमें इस मिलती है श्वसन से। श्वसन होता क्या है? अब नॉर्मली इतना तो सभी को पता होगा कि हम जो सांस लेते हैं और जो छोड़ते हैं, ये कहीं ना कहीं क्या है? श्वसन है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, इसको अंदर तक जाकर हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने पाचन समझाया था कि सिर्फ कुछ खाना और पचना, ये सिर्फ पाचन नहीं है। पाचन बहुत ही गहराई में जाकर हम जो बायोलॉजिकल स्टडी करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। एक एक अंग का क्या काम है, कौन कौन से अंग का क्या कौन सा काम होता है। और यहाँ पर श्वसन में हम देखने वाले कौन सा अंग क्या काम करता है, श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं, सारी चीज़ यहाँ से लेकर नासाद्वार, ग्रेसनी, लेरिंक्स, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएँ, कूपिकाएँ, और नीचे जो होता है हमारी ये जो पसलियाँ होती हैं, पसलियाँ, इनके जस्ट नीचे होता है क्या? इनके नीचे वो होता है डायफ्राम। डायफ्राम एक मांसपेशी जैसी संरचना होती है, ऐसा होता है डायफ्राम। ऐसे दोनों पसलियों के जस्ट नीचे यहाँ पर क्या होता है? डायफ्राम। ये क्या काम करता है श्वसन में? ये सबसे ज़्यादा सहायक जो होता है श्वसन में, डायफ्राम होता है। अब बेसिक सा एक सवाल है कि बचपन में हम सोचते थे कि हम नाक से श्वसन करते हैं, नाक से हमारे जो वायु है अंदर जाती है और नाक से ही हम छोड़ देते हैं। फिर हमने सोचा कि हम तो नाक बंद करके मुंह से भी सांस ले सकते हैं। तो श्वसन किन किन चीज़ों होता है? नाक से और मुंह से। लेकिन ये बचपन में हम सोच रहे, अब नहीं सोचेंगे, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं। अब हमें पढ़ना है पूरा श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र है वो, श्वसन अंग होते क्या है। तो जो असलियत है, श्वसन ना तो नाक से होता है ना मुख से होता है। ये सिर्फ क्या है, इनसे सिर्फ वायु अंदर ली जाती है, इनसे वायु अंदर ली जाती है। एक एग्जाम्पल बताऊँ मैं, जो बोरवेल होते हैं, बोरवेल के अंदर हम मोटर डालते हैं। पानी किससे बाहर आता है? पानी बाहर आता है पाइप से। पानी बाहर किससे आएगा? पाइप से। तो क्या वो पानी बाहर लाने का श्रेय जो वो है पूरा पाइप को जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। पानी बाहर ला कौन रहा है? नीचे से कौन धकेल रहा है उसको? नीचे से धकेल कौन रहा है ऊपर की ओर? तो वो मोटर डालते हैं हम उसमें, बोरवेल में। तो वो मोटर जो है, मोटर उस पानी को ऊपर धकेलती है। आए बात समझ में? तो उसी प्रकार से हमारे जो श्वसन होता है वो होता है इन फेफड़ों से। दो फेफड़े होते हैं हमारे दोनों साइड, यहाँ पर फेफड़े, उनके ऊपर क्या होती है? पसलियाँ। पसलियों के अंदर यहाँ पर पसलियाँ होती हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पर भी आपको श्वसन तंत्र का डायग्राम बनाना हो, वहाँ पर पसलियाँ बनाना ज़रूरी नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर हम पसलियाँ जो बना देते हैं उससे पूरा डायग्राम खराब हो जाता है। हमें श्वसन तंत्र बनाना है, सिर्फ श्वसन तंत्र के अंदर जितने अंग आते हैं वो बनाने हैं। नासाद्वार है, यहाँ पर नासा कपाट होता है। सबसे पहले ये यहाँ से हम जो सांस लेते हैं, ये दो छिद्र हैं, ये क्या है? नासाद्वार, मतलब यहाँ से द्वार, ये प्रवेश द्वार है। इसके अंदर से वायु अंदर जाती है। इसके जस्ट ऊपर जाएंगे हमारी ये हड्डी सी, अब देखना यहाँ पर ये जो हड्डी होती है इसे हम बोलते हैं नासा कपाट। नासा कपाट। अब नासा कपाट के बाद ग्रेसनी होती है। अब ग्रेसनी को हमने
पाचन में भी पढ़ा था, यहाँ पर भी है। इसका ज़्यादा बड़ा रोल नहीं होता। ग्रसनी यहाँ पर होती है, ग्रसनी भीतर अंदर जो जॉइंट होता है, भोजन नली और श्वास नली का जो जॉइंट होता है वहाँ पर ग्रसनी होती है। और ग्रसनी के ही जस्ट नीचे लैरिक्स होता है। लैरिक्स यहाँ पर, ये जो लैरिक्स होता है यहाँ पर, इसे क्या बोलते हैं? लैरिक्स। और इसे हिंदी में बोलते हैं स्वर यंत्र। स्वर यंत्र। म्यूजिक वगैरह में आपने देखा होगा कि इस म्यूजिक की लिरिक्स अच्छी है, लिरिक्स खराब है, लिरिक्स अच्छी है। लिरिक्स का मतलब होता है स्वर यंत्र। अब ये स्वर यंत्र यहाँ पर होता है, ये क्या काम करता है यहाँ पर कि जो हमारी जो हम हवा अंदर लेते हैं वो इससे जाकर टकराती है और इससे हम अलग अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। क्या इसको दबाकर देखना, आवाज़ बिल्कुल नहीं निकलेगी। आई बात समझ में? इसको दबा लेंगे तो आवाज़ नहीं निकलेगी। और बिना मुंह खोले भी आवाज़ क्यों नहीं निकलती है? क्योंकि हवा जब तक अंदर नहीं जाएगी, एयर, तो ये लिरिक्स काम नहीं करेगा। ऐसे मुंह बंद करके बोल सकते हो, ट्राई करने कोई शब्द नहीं बोल सकते हम, क्योंकि जब हवा इससे टकराती है, लिरिक्स से जब टकराएगी, यहाँ से हवा जाके टकराएगी तो ये आवाज़ उत्पन्न करता है, जिसे हम बोले स्वर यंत्र। यहाँ से अलग अलग स्वर निकलते हैं। अब स्वर यंत्र, अब लिरिक्स के जस्ट नीचे आएंगे तो ये होती है श्वास नली। श्वास नली में ऐसे ये हड्डियाँ होती हैं यहाँ पर, जहाँ से जस्ट नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक श्वास नली होती है, उसमें सी टाइप के ये छल्ले होते हैं। सी टाइप के क्या होता है? छल्ले, जिनसे क्या होता है, जो श्वास नली तो पतली होती है, बिल्कुल मांस के बनी होती है, मांसपेशी बनी होती है श्वास नली। तो उसके ऊपर ये सी टाइप के ऐसे गोल गोल छल्ले होते हैं, हड्डियों के इनके छल्ले होते हैं। इनसे क्या होता है, श्वास नली चिपके नहीं, श्वास नली क्या नहीं हुए, चिपक नहीं जाए। अगर ये छल्ले नहीं होते तो श्वास नली चिपक जाती। श्वास नली चिपक जाएगी तो श्वास अंदर कैसे जाएगा? तो श्वास अंदर नहीं जाएगा तो हम श्वसन नहीं करेंगे, तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये छल्ले का क्या काम करते हैं? इस श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं, श्वास नली को एक स्थिरता प्रदान करते हैं। अब श्वास नली, अब हवा जैसे ही यहाँ से हम नासाद्वार से हवा अंदर लेते हैं, नासा कपाट में जाती है, वहाँ से ग्रसनी से होकर लिरिक्स से टकराकर श्वास नली से होकर सीधे श्वास नली यहाँ पर दो भागों में, दोनों फेफड़ों में खुल जाती है। अब श्वास नली यहाँ से आकर हमारे दोनों फेफड़ों में खुल जाती है। तो सबसे ऊपर क्या हुआ? सबसे ऊपर हुआ नासाद्वार। नासाद्वार, ये नासाद्वार होता है। नासाद्वार के पीछे जस्ट ये जो हड्डी होती है हमारी यहाँ पर, इन्हें बोलते हैं नासा कपाट। नासा कपाट में श्लेष्मा कोई पतला चिपचिपा पदार्थ हमेशा इससे स्त्रावित होता है, जिससे क्या होता है, जो वायु के अंदर जो धूल के कण हैं या फिर मिट्टी के कण हैं, वो उनको ही यहीं पर रोक लेता है। एक तरीक़ा से जो छलनी जो होती है ना, छलनी जिसे हम कुछ भी छानते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर नासा कपाट के द्वारा कुछ श्लेष्मा का स्त्रावन होता है। श्लेष्मा क्या करती है, जो बाहर से आने वाले जो हैं, जो वायु में उपस्थित धूल के कण हैं, मिट्टी के कण हैं, कुछ भी है, उनको यहीं पर रोक लेती है। तो हमारी नाक कभी चिपचिपी होती है ना, वो इसी वजह से होती है। तो अब वायु इसके अंदर जाएगी तो यहाँ से शुद्ध होकर जाएगी, और जो लिरिक्स से टकराएगी श्वास नली से होकर सीधा दो भागों में बढ़ जाएगी। इसे हम बोलते हैं श्वसनी। ये श्वास नली है। नली का मतलब जिस नली से श्वास जाती है, जैसे भोजन नली पड़ा था, ये श्वास नली है। अब श्वास नली दो भागों में बढ़ेगी, दो भागों में, तो ये भी श्वसनी है, ये भी श्वसनी है। ये जो नली जा रही है दोनों, ये क्या है? श्वसनी। अब इन नली में भी अंदर छोटी छोटी शाखाएं बट रही हैं। ये देखो, ये शाखा है, ये शाखा, ये शाखा है, यहाँ पर ये शाखाएं हैं। इनको बोलते हैं श्वसनिकाएं, मतलब छोटी छोटी श्वसनिकाएं। ये श्वसनी होती है। ये श्वास नली, इसमें दो भाग हो गए, यहाँ से सीधा श्वास नली है, दो भागों में बढ़ जाएगी तो क्या कहलाएगी? श्वसनी। दो भागों में बढ़ जाएगी तो क्या कहलाएगी? श्वसनी। और दो भागों से अब ये दोनों भाग छोटे छोटे और भागों में बढ़ जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? श्वसनिकाएं। यानी हम बोलते हैं श्वसनिकाएं। अब श्वसनिकाएं जाकर छोटे छोटे ऐसे गोलों के रूप में खुल जाती है। इन्हें हम बोलते हैं, इन गुच्छों को हम क्या बोलते हैं? कूपिकाएं, एल्वियोली बोलते हैं इनको इंग्लिश में। ये क्या होती है? कूपिकाएं। ये बिल्कुल अंतिम में जाकर कूपिकाएं होती हैं। यहाँ पर जो हवा है, वो हवा जो वायु है, वायु में से जो ऑक्सीजन है, ब्लड को दे दी जाती है। किसको दे दी जाती है? ब्लड को। क्योंकि ब्लड यहाँ पर आता है हमारे फेफड़ों में आता है तो यहाँ से उस ऑक्सीजन को क्या अपने साथ कनेक्ट कर लेता है।
उस ऑक्सीजन को अपने साथ कनेक्ट कर लेता है और कनेक्ट करके पूरे बॉडी में पहुंचा देता है। तो ये होती है पूरे श्वसन की प्रक्रिया। अब कोशिकाएं क्या हैं? कोशिकाओं के अंदर ही श्वसन होता है। मतलब कैसे? कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, उस ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती हैं कोशिकाएं। अब रक्त यहाँ से ऑक्सीजन अपने साथ कनेक्ट कर लेगा। तो ब्लड है, ब्लड। अब बहुत ही गहराई से समझना है इसको। ब्लड, तो ब्लड के अंदर क्या होता है? ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, HB, और भी बहुत सारी चीज़ होती है जो हम ब्लड के अंदर पढ़ेंगे। तो हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड के अंदर, हीमोग्लोबिन ये क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने साथ कनेक्ट कर लेता है, ऑक्सीजन को अपने साथ कनेक्ट कर लेता है इन कोशिकाओं के अंदर। रक्त पूरे, मतलब हमारे बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हम हार्ट के अंदर पढ़ेंगे, अशुद्ध रक्त जाता है और शुद्ध रक्त वो जाता है, अशुद्ध आता है। तो रक्त क्या करेगा? यहाँ से कोशिकाओं में आकर इस ऑक्सीजन को अपने साथ कनेक्ट कर लेगा। अब रक्त के अंदर भी जो हीमोग्लोबिन होता है वो इस ऑक्सीजन को अपने साथ बॉन्ड बना लेगा, जोड़ लेगा। ये हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन है, आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। अब हीमोग्लोबिन के साथ क्या जुड़ गई? ऑक्सीजन। तो अब जुड़ गई, अकेली ऑक्सीजन नहीं जाएगी, वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर पूरे हमारे शरीर में जाएगी। पूरे शरीर में जाकर एक एक कोशिका तक पहुंचेगी, उसका ऑक्सीकरण होगा और वहां पर हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा कौन से फॉर्म में मिलेगी? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP के रूप में ऊर्जा का संग्रहण होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर? ये सारे ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये ऑक्सीजन कोशिका के अंदर जाएगी, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें ATP के रूप में संग्रहण कर लिया जाता है इसका, इस ऊर्जा का, इस ऊष्मा का, जिससे हमारा श्वसन कंप्लीट हो जाता है। तो ये है बहुत लंबी प्रोसेस। अब यहाँ पर क्या होगा? ये कोशिका है, कोशिका के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। एक बार दोबारा से ऊपर से समझ लो। हवा यहाँ पर आएगी, वायु है, वायु के अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तीनों का जो संगठन है वो मैं अभी समझा दूंगा। तो यहाँ पर वायु आएगी, वायु कोशिकाओं में आकर यहाँ से रक्त में जुड़ जाएगी। अब रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, HB क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने साथ कनेक्ट कर लेगा यहाँ पर। तो यहाँ से पूरी शरीर में इसको स्थानांतरित कर देगा और यहाँ पर कोशिका के अंदर पहुंच जाएगी। अब शरीर की एक एक कोशिका तक क्या आ जाएगी? वो ऑक्सीजन, O2। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? इसको ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा ATP के रूप में, और वापस किसका निर्माण होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। अब कार्बन डाइऑक्साइड को भी हीमोग्लोबिन अपने साथ कनेक्ट कर लेता है और वापस फेफड़ों में यहाँ पर ले आता है। ऑक्सीजन ने हीमोग्लोबिन अपने साथ कनेक्ट किया, पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में एक एक जगह पर पहुंचा देता है उसको, ऑक्सीजन को। और उस कोशिका के अंदर वापस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस रक्त, हीमोग्लोबिन अपने साथ जोड़ लेता है और वापस इन कोशिकाओं में लाकर छोड़ देता है। फिर कोशिकाएं क्या करती है? इस रक्त को वापस, इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस इस रास्ते से और बाहर छोड़ देती है। तो ये जो श्वसन तंत्र होता है, ऐसे हम अंदर लेते हैं और ऐसे बाहर छोड़ते हैं। ये पूरी प्रोसेस इतनी लंबी होती है, आइए वो समझ, इतनी लंबी प्रोसेस होती है। ये बिल्कुल गहराई से समझाया मैंने, फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं। तो ये है पूरी प्रोसेस। अब श्वसन के बारे में जितनी भी और जानकारी है, क्वेश्चंस कहाँ पर बनता है? क्वेश्चन बनेगा कोशिकाएं। अब कोशिकाएं क्या होती है? हमारे श्वसन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक यूनिट। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई श्वसन तंत्र की क्यों होती? कोशिकाएं, क्योंकि इन कोशिकाओं के अंदर ही किसका आदान प्रदान होता है? गैसों का आदान प्रदान। ऑक्सीजन किससे जुड़ती है? रक्त से जुड़ जाती है। तो इस डायग्राम को जल्दी से बनाई है और ये चीज़ों को जल्दी से लिखिए। इसके बाद हम देखेंगे श्वसन में आगे कौन कौन से पार्ट होते हैं। इतना समझ में आ गया, सबने देख लिया होगा। अब हम कुछ चीज़ों को देखते हैं। अब जो हम सांस अंदर लेते हैं, ये तो सांस अंदर लेना हुआ, ये श्वास को फिर बाहर छोड़ देते हैं। तो दो क्रियाएं हैं, दोनों को मिलाकर
दोनों को मिलाकर इसे क्या बोलते हैं, श्वसन, पूरा कंप्लीट श्वसन। एक श्वसन मतलब एक बार श्वसन करना क्या कहलाता है, इसको अंदर लेना और इसको बाहर छोड़ना, ये कंप्लीट क्या कहलाएगा, श्वसन। इसको बोलते हैं एक बार श्वसन किया है। तो मनुष्य की जो श्वसन दर होती है, एक वयस्क आदमी की जो श्वसन दर होती है 15 से 18 बार पर मिनट। कुछ बिंदु हैं, इन बिंदु को लिखना और जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो लिखना, वयस्क की श्वसन दर होती है 15 से 18 पर मिनट, 15 से 18 बार पर मिनट। लेकिन इसमें दोनों चीज काउंट होंगे, अंदर जाना और बाहर जाना। अंदर जाने को बोलते हैं आंतरिक श्वसन, निःश्वसन, और बाहर छोड़ने को बोलते हैं उच्च श्वसन। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंस्पायरेशन, और बाहर जो निकलता है एक्सपायरेशन। बिल्कुल अंदर है, इन का मतलब अंदर लेना, और रेस्पिरेशन तो इंस्पायरेशन, और बाहर छोड़ना एक्स मतलब एग्जिट करना, तो एक्सपायरेशन। इसको मैं लिख देता हूँ, श्वास अंदर लेना, श्वास अंदर लेना को क्या बोलेंगे हम, निःश्वसन, निःश्वसन, निःश्वसन। नी क्या है मतलब अंदर की ओर, या फिर इंग्लिश में इंस्पायरेशन। तो रेस्पिरेशन से बना है, तो रेस्पिरेशन में इन लगा देंगे तो इंस्पायरेशन बन जाएगा। इंस्पायरेशन ऐसे अंदर लेना श्वास को, अब श्वास बाहर छोड़ना, श्वास बाहर छोड़ना। ऐसे पॉइंट बना के लिख लेना इसको। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, अगला पॉइंट ये है। श्वास बाहर छोड़ना को क्या बोलेंगे हम, उच्च श्वसन, उच्च श्वसन। अब इसको एग्जिट कर रहे हैं तो एक्सपायरेशन। सांस अंदर ली, इन मतलब अंदर ली तो इंस्पायरेशन, बाहर छोड़ दी एक्सपायरेशन, एग्जिट कर दी, ऐसे हम बोलेंगे एक्सपायरेशन। इन बिंदुओं को जल्दी से लिखो। इस कंप्लीट दोनों चीज़ों को मिलाकर एक श्वसन होता है। तो जो वयस्क इंसान की, वयस्क आदमियों की, अपने जैसों की श्वसन दर होती है 15 से 18 पर मिनट। इस पूरे दोनों को मिला के एक काउंट होता है, एक राउंड बनता है। तो टोटल 15 से 18 बार श्वसन वयस्क जो स्वस्थ है वो करता है। जबकि जो नवजात शिशु होता है, नवजात, अगला पॉइंट लिख लेना, नवजात शिशु की दर लगभग 45 पर मिनट होती है, 45 बार। क्योंकि जो श्वसन शिशु जो होता है वो बहुत तेज श्वसन करता है, आई बात समझ में। तो उसकी कितनी होती है, 45 के आसपास। तो श्वसन जो बच्चों की लिख लेना 45 बार प्रति मिनट। इसको लिख लिया, इसको मिटा देता हूँ। चलो अगला बिंदु है जो शायद आपने कहीं ना कहीं पर पढ़ लिया होगा, श्वसन दर को मापने की इकाई, यूनिट, क्या बोलते हैं उसको, स्पाइरोमीटर। और रेस्पिरेशन से ही बना है स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर, इस पॉइंट को जल्दी से लिखो। अब हमने देखा निःश्वसन और दूसरा होता है उच्च श्वसन। मतलब श्वास को बाहर छोड़ना, श्वास को अंदर लेना। अब गैसों का संगठन कितना होता है, जैसे कि N2 है, N2। अब निःश्वसन में बिल्कुल आसान है, जो वातावरण में जितना परसेंट गैसें हैं उनको ऐसे कैसे लिखना है। तो N2 कितना है, 78%। तो 78% ही अंदर जाएगी, ऐसे थोड़ी ना हम अपनी मनमर्जी से उसको घटा लेंगे। O2 है 21%, 21% ही अंदर जाएगी। CO2 होती है 0.03%। यहाँ से सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल बनता है, बहुत ही गजब सवाल बनेगा। मैं भी बताऊंगा कि निःश्वसन जो होता है, निःश्वसन अंदर लेते हैं हम, श्वास को अंदर लेते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन 78% ही जाएगी, मतलब जितना वातावरण में है उतना ही जाएगी।
ऑक्सीजन 21% तो 21% ही जाएगी, और CO2 0.03 है तो 0.03 ही जाएगी। अब हम देखते हैं उच्च शोषण में क्या होता है। इसमें बदलेगा, इसमें इसका संगठन बदलेगा। N2 जो है निकलेगी बाहर, वो भी 78% ही निकलेगी। अब इससे सवाल बहुत ही गजब सवाल बनता है। सवाल कौन सा बनता है कि ऐसी कौन सी गैस है जिसका शोषण, निशोषण और उत्शोषण दोनों में उसका आयतन या फिर अनुपात बदलता नहीं है। तो वो कौन सी? नाइट्रोजन। 78% अंदर जाएगी, 78 ही बाहर जाएगी। क्यों? रीजन क्या नाइट्रोजन कहीं पर काम आई? क्या हम पेड़ पौधे थोड़ी हम, जो हमारे लिए नाइट्रोजन यूजफुल होती है? नाइट्रोजन हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं होती। हम जो एयर अंदर लेते हैं, वायु, ऐसा तो है नहीं जो हम अपनी मर्जी से सिर्फ ऑक्सीजन को ही उसमें से छांट कर ले लेंगे अंदर। ऐसा बिल्कुल नहीं। पूरी वायु अंदर जाती है, वायु के अंदर N2 भी है, CO2 भी है, ऑक्सीजन भी है। आई बात समझ में? तो N2 यहाँ पर यूज़ नहीं होती है, बिल्कुल N2 यहाँ पर यूज़ नहीं होती है। क्यों यूज़ नहीं थी? हमारे पूरे शरीर में N2 का कोई रोल होता ही नहीं है, पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी होती है ये। तो अब यूज़ क्या होगी? यूज़ होगी ऑक्सीजन यूज़ होती है, ऑक्सीजन की यूज़ होती है। तो ऑक्सीजन जो बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन कितनी परसेंट बाहर निकलेगी? 17%। 21% अंदर जाती है, जबकि बाहर 17% निकलती है। CO2 0.03% अंदर जाती है और लगभग 4% बाहर निकलती। ये घटेगी, ये बढ़ेगी। क्यों घटेगी? O2 अंदर जाकर यूज हो जाती है। O2 हमारी कोशिकाओं के अंदर यूज हो जाती है, जबकि ऑक्सीजन अंदर क्रिएट होती है, तो इसका मात्रा इसमें बढ़ जाती है। सवाल क्या जाएगा? ऐसी कौन सी गैस है जो ऐसी कौन सी गैस है शोषण के अंदर, मानव के अंदर, जो उसका निशोषण में उसका जो अनुपात है वो ज़्यादा होता है और उच्च शोषण में कम हो जाता है? तो ऑक्सीजन का कम हो रहा है। ऐसी कौन सी गैस है जिसका निशोषण में और इंस्पायरेशन में जिसका अनुपात कम होता है और उच्च शोषण में ज़्यादा हो जाता है? तो वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको जल्दी से लिखो, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है ये। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कुछ बिंदु ऐसे हैं कि जो कौन कौन से जीव हैं उनके अंदर कौन सी संरचना है जिससे वो शोषण करते हैं। तो बेसिकली जो मनुष्य है, एक सेकंड, मनुष्य है और पक्षी है। मनुष्य पक्षी और छिपकली और भी जो हमारे जानवर जो होते हैं, ये सब किससे करते हैं? फेफड़ों से करते हैं। इनके अंदर फेफड़े होते हैं जिनसे ये अवशोषण आसानी से कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कैसा आएगा यहाँ पर? क्वेश्चन ऐसा आएगा, मनुष्य के अंदर श्वसन कौन सी संरचना के द्वारा होता है? तो उसके अंदर नीचे आपको त्वचा, क्लोम, श्वास नली या फिर फेफड़े ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से फेफड़ा करना है। पक्षी और छिपकली या जानवर, उन सब में किससे होता है? फेफड़ों से होता है। अगला, अब इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनता है केंचुए और मेंढक पर। केंचुआ और मेंढक जो है वो श्वसन करता है अपनी त्वचा से। बेसिकली केंचुआ तो त्वचा से ही करता है, लेकिन जो मेंढक है, मेंढक पे कन्फ्यूजन ऐसा होता है कि जब मेंढक मिट्टी में रहता है, मिट्टी में निष्क्रिय अवस्था में रहता है, मिट्टी में, जैसे कि बारिश वाले समय में ये पानी में रहता है, लेकिन जब बारिश नहीं होती है तब ये कहाँ पर रहता है? मिट्टी में रहता है। तो जब ये अपनी त्वचा से, ऊपरी त्वचा से क्या करता है? शोषण करता है। आई बात समझ में? और मेंढक जब पानी में होता है तो ये क्लोम गिल से शोषण करता है, जबकि ये ऊपर सतह पर होता है, ऊपर वायु वातावरण में, तब ये आसानी से, मतलब इस दो प्रकार से इसमें शोषण होता है, क्लोम से भी हो सकता है, त्वचा से भी हो सकता है। अब मछली जो है और झींगा भी क्या होता है? झींगा होता है, पानी के अंदर ही होता है झींगा। तो मछली और झींगा दोनों क्या करते हैं? क्लोम गिल्स, इनके बाहर जो गलफड़े जिन्हें बोलते हैं, गलफड़े या फिर क्लोम या गिल्स, वो बाहर निकले होते हैं। इनसे ये क्या करते हैं? एयर और पानी को अंदर ले लेते हैं। तो उस पानी के अंदर जो भी वायु है, ऑक्सीजन है, उसको ये अपने शरीर में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और तितली, मक्खियाँ जो होती हैं, इनके अंदर श्वास नहीं लेती, डायरेक्ट ही अपने छिद्र, मक्खियों में देखा होगा छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो श्वास नली होती है डायरेक्ट। इनमें नासा का पार्ट कुछ नहीं होता, डायरेक्ट श्वास नली होती है। उससे ये क्या करते हैं? शोषण करते हैं। इन चीज़ों को जल्दी लिखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो अब हम देखने वाले शोषण दो प्रकार का होता है बेसिकली, जो हम इसको लास्ट में इसलिए देख रहे हैं कि हमने मानव शोषण कंप्लीट कर लिया है। लेकिन जो शोषण दो प्रकार से होता है, कौन कौन से हैं? एक तो एनॉक्सी है। एनॉक्सी मतलब इसमें अवायवीय श्वसन, और ये होता है ऑक्सी मतलब वायवीय श्वसन। अवायवीय मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति,
बिल्कुल आसान है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इससे। वायवीय मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे बोलते हैं वायवीय श्वसन। वायवीय जिसमें वायु हो, ऑक्सी श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऐसा भी श्वसन है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होता है, उसे बोलते हैं अवायवीय श्वसन या एनॉक्सी श्वसन। जल्दी से लिखो दोनों को, एनॉक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन है उसमें, एनॉक्सी मतलब अवायवीय, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, वो अवायवीय श्वसन, उपस्थिति में वायवीय श्वसन। और हम इसमें अंतर देखते हैं, इसमें कम ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण, इसमें अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। अब मैं एग्जांपल बताऊं इसके एनॉक्सी श्वसन के। जो फर्मेंटेशन होता है किण्वन, किण्वन में जो होता है वो कैसे होता है, उसे हम बोलते हैं एनॉक्सी श्वसन, अवायवीय श्वसन। एग्जाम्पल हम लिखेंगे कवक, कुछ बैक्टीरिया, किण्वन क्रिया, इन सब के अंदर क्या होता है, एनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन सभी जीव जंतु, सभी जीव जंतु, कितने भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं इनमें जीव जंतुओं में, कोई से भी एग्जाम्पल लिख दो। पादप भी है इसमें, पादपों के अंदर भी यही होता है ऑक्सी श्वसन। और एक चीज इसमें सबसे मेन लिखना, अंतिम उत्पाद, इसमें क्या होता है, अल्कोहल, शराब, वाइन वगैरह, दारू वगैरह, उसका निर्माण इसी से किया जाता है, किण्वन से, फर्मेंटेशन से। इसका अंतिम उत्पाद होता है जल व CO2। इसको इसके नीचे लिख लेना जल्दी से। तो यह एनॉक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन। एनॉक्सी मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है, इसमें कम ऊर्जा का निर्माण होता है। और इसके एग्जाम्पल है कवकों के अंदर, बैक्टीरियाज के अंदर है। और जो किण्वन की जो क्रिया होती है, ये किण्वन क्रिया है, किण्वन फर्मेंटेशन जो बोलते हैं, उससे क्या करते हैं, एल्कोहल का निर्माण करते हैं। और ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। सभी जीवों में लगभग ये वनस्पतियों में पाया जाता है। अंतिम उत्पाद एल्कोहल है, इसका अंतिम उत्पाद जल और कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ से अपना जो श्वसन टॉपिक है, श्वसन चैप्टर है, कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।